हो चुका आगाज रन का यूं बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा एक दिन मैदान जीत कर ले जाएगा। तो हेलो एवरीवन, सुप्रभात आप सभी को। मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि राष्ट्रपति का जो हाल ही में चुनाव हुआ है, भारत के राष्ट्रपति जो अभी 15वीं राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें एनडीए के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने है ना जीत हासिल की और देश के अभी वर्तमान में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुई। अरे तो हम लोग इस वीडियो में समझने वाला कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट देता है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आम जनता यानी कि पब्लिक वोट देती है या नहीं देती है, उसका चुनाव कैसा होता है, यानी चुनाव का पैटर्न है ना, जैसे आम यानी साधारण चुनाव होता है या किसी अलग तरह का पर चुनाव होता है, और उसकी गिनती कैसे की जाती है ना। इस तमाम तरह के प्रश्नों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, हम जो आज जो राष्ट्रपति का सेक्शन है वो हम जब अपने क्लास के शेड्यूल के साथ जब हम लोग भाग 5 को पढ़ते तो आपको पढ़ाते, लेकिन कई स्टूडेंट को आग्रह पर हम लोग इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि आप जब हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जो संपन्न हुआ है ना, हाल ही में 25 जुलाई को आपको देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू ने अपने पद का राष्ट्रपति पद का शपथ ली। तो इस पद है ना, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कई लोग स्टूडेंट का आग्रह पर इस वीडियो को बनाया जा रहा। बाकी हम लोग जब डिटेल भाग 5 को हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग आपको संघ में हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी आप जान लीजिए है ना, क्लोजली आपको बताते हैं पूरा है ना, विस्तार रूप से आपको बताते हैं। आपको कहीं प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब के किसी भी प्लेटफॉर्म पर इतना विस्तार से आपको नहीं बताया गया जितना मैं आपको बता दूंगा, है ना। चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं कि राष्ट्रपति यानी भारत का राष्ट्रपति है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। तो सबसे पहले आखिर हम लोग समझेंगे कि भारत के संविधान में यानी हमारा जो संविधान है, भारत के संविधान, उसमें क्या राष्ट्रपति पद के लिए उसमें वर्णन किया गया है या नहीं किया गया है ना, उसी प्रकार का हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो आपको पता होगा कि भाग 5 में किसकी चर्चा किया गया, तो संघ, यानी भाग 5 में किसकी चर्चा, संघ, और भाग 5 में ही राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। यानी संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का चर्चा किया गया। मतलब उसमें लिखा गया है कि भारत में एक सर्वोच्च पद होगा, मतलब पूरे भारत के लिए एक सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा पद होगा। उस पद का नाम क्या होगा, तो राष्ट्रपति। तो आप बताइए कि भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। यानी भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 52 में। उसी अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है कि भारत में एक सर्वोच्च पद होगा, यानी पूरे भारत के लिए एक सबसे बड़ा पद होगा। उस पद का नाम क्या होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बन गया तो भारत का पहला नागरिक कहलाएगा। मतलब अभी द्रौपदी मुर्मू है तो द्रौपदी मुर्मू भारत का प्रथम नागरिक होगी। क्या होगी, भारत का प्रथम नागरिक, यानी इससे पहले कोई भारत का नागरिक नहीं करा सकता, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो देश का राष्ट्रपति, जो वर्तमान में राष्ट्रपति वो देश का नागरिक होगा, है ना। जैसे इसमें इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अनुच्छेद 52 में किया गया। सबसे पहले हम लोग समझेंगे आखिर अनुच्छेद 52 में क्या क्या उल्लेख किया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अनुच्छेद क्या, आर्टिकल 52 में क्या क्या किया गया है कि देश में क्या होगा, प्रेसिडेंस, है ना, यानी क्या होगा, भारत में एक सर्वोच्च पद होगा। उस पद का नाम क्या होगा, तो भारत का राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये होगा। और इसी अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया कि जो व्यक्ति भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बनेगा वो देश का प्रथम नागरिक कहलाएगा। अगर वो व्यक्ति पुरुष है, समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे शब्द को, कि अगर वो व्यक्ति जो राष्ट्रपति बना वो पुरुष बना है तो उसकी पत्नी जो होगी वो देश के दूसरा नागरिक होगा। मतलब कहने का प्रयास समझिएगा, जो व्यक्ति जो पुरुष मान ली राष्ट्रपति बना, इसके पहले कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे, तो रामनाथ कोविंद देश के प्रथम नागरिक कहलाए। अगर उनकी पत्नी भी थी तो देश के द्वितीय नागरिक कौन कहलाएगा, उनकी पत्नी। मान लीजिए कि अगर वो किसी प्रेसिडेंट पुरुष प्रेसिडेंट का स्त्री नहीं यानी विवाह नहीं किया है तो उसका कोई द्वितीय नागरिक पत्नी है ही नहीं, तो द्वितीय नागरिक नहीं कहलाएगा। और ये भी प्रश्न आएगा कि देश के प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति के पत्नी भारत के द्वितीय नागरिक
किसमें कहलाएगा, यानी द्वितीय नागरिक। और साथ ही महिला में बात करें यानी भारत का प्रथम महिला नागरिक कहलाएगी। समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए अभी हम लोग को राष्ट्रपति कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू का ही तो स्त्री है, तो स्त्री के अगर पति है या न भी है तो देश का नागरिक मतलब नहीं कहलाएगा, द्वितीय तृतीय प्रथम, है ना। अगर पुरुष राष्ट्रपति बना तो उसकी स्त्री नागरिक कहलाएगी भारत का, है ना। लेकिन अगर राष्ट्रपति महिला बनी है तो उसका पति भारत का नागरिक, इसका उल्लेख नहीं किया है। मतलब उसका पति भारत का नागरिक मतलब नहीं, द्वितीय नागरिक नहीं कहलाएगा, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसका उल्लेख कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 52 में। देखिए आपका क्लास थोड़ा सा आपका लंबा चल सकता है, लेकिन आपको इस क्लास के बाद आपको भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो आपको किसी भी एग्जाम में, चाहे बीपीएससी हो गया, चाहे किसी भी एग्जाम दीजिए, अभी हाल फिलहाल में रेलवे का एग्जाम होने वाला, तो किसी भी एग्जाम में आप दीजिएगा ना तो इसमें आप छूटने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग विस्तार रूप से समझेंगे। हाँ थोड़ा आपका समय लगेगा, तो इसमें कोई धैर्य रखिएगा, उसको आपको पूरे क्लास में आपको सभी सारे प्रेसिडेंट से संबंधित प्रश्नों को हम लोग सोल्व कर देंगे। तो बोलिएगा मेरे साथ में, अनुच्छेद 52 में क्या है, तो भारत में एक सर्वोच्च पद होगा, उस पद को क्या कहलाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यह अनुच्छेद किसमें वर्णन किया गया है, तो भाग 5 के अनुच्छेद 52 में किया गया है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा अनुच्छेद हम लोग 53 की बात करेंगे। अनुच्छेद किसमें करेंगे, तो अनुच्छेद 53 में जो कार्यपालिका का, जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का प्रधान होगा। अनुच्छेद 53 में क्या उल्लेख किया गया है, मतलब समझिएगा कि अनुच्छेद 53 में कहा गया कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का क्या होगा, तो आपका प्रधान होगा, है ना। अगर वास्तविक प्रधान आपको कहेगा तो प्रधानमंत्री होगा, लेकिन केवल आपको कहेगा कार्यपालिका का प्रधान कौन है, तो राष्ट्रपति, है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अनुच्छेद 54 में की बात करेंगे, तो अनुच्छेद 54 में कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा, तो राष्ट्रपति के चुनाव में चुनाव वोट कौन करेगा, निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होंगे, ये अनुच्छेद किसमें किया गया, तो वर्णन अनुच्छेद 54 में किया गया। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे आखिर राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग वोट देता है ना। पहला प्रश्न हम लोग को समझने का प्रयास करेंगे, ये किसमें वर्णन, किससे अनुच्छेद 54 में वर्णन किया गया है ना। इसमें 3 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, कौन कौन सा व्यक्ति, ध्यान में रखिएगा। यानी प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में 3 सदस्य शामिल होते हैं। पहला लोकसभा, यानी हम लोग लोकसभा के सदस्य कौन, लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर विधानसभा, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन लोग शामिल हो सकता है निर्वाचन यानी राष्ट्रपति के चुनाव में, तो आम इसमें जनता को शामिल नहीं होता है। कौन नहीं शामिल होता है, तो आम जनता, जैसे हम लोग पंचायत के मुखिया के चुनाव या फिर विधायक के चुनाव या सांसद के चुनाव में कौन शामिल होता है, तो देश की जनता वोट देती है। लेकिन इसमें कौन शामिल होता है चुनाव में, निर्वाचन में, तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे सांसद हो गया, विधानसभा के सदस्य यानी एमएलए हो गया, और क्या हो ना, इस जनता के जो प्रतिनिधि हैं, क्या जनता का प्रतिनिधि मुखिया भी है, तो क्या मुखिया इसमें शामिल होगा, तो नहीं। जिला परिषद भी मुखिया का जनता का प्रतिनिधि, तो इसमें नहीं शामिल है ना। इसमें डायरेक्ट रूप से जनता शामिल नहीं होता, इसलिए इसको राष्ट्रपति के चुनाव को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष प्रणाली। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष द्वारा, यानी राष्ट्रपति का चुनाव जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग वोट दे सकता है, तो पहला क्या होगा, लोकसभा, जो लोकसभा के सदस्य, लोकसभा का कौन सदस्य, जो निर्वाचित है, जनता के द्वारा निर्वाचित है, वही सदस्य होगा। कौन सदस्य, निर्वाचित, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य। उसी प्रकार राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। समझने का प्रयास कीजिएगा कि लोकसभा का राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग ले सकता है, तो उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कौन कौन है, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, है ना। देखिएगा जैसे हमारा अभी भारत के संविधान में यानी भारतीय संसद में कुल कितने लोकसभा सीटों की संख्या, तो 545, कितने 545, जिसमें से 2 व्यक्ति को चुनाव वोट नहीं पड़ता है, यानी 545 में से 2 व्यक्ति का मनोनयन होता है, राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव होता है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। वो कौन व्यक्ति होगा, तो एंग्लो इंडियन, ये 2 व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन का चुनाव किया जाता है, सॉरी मनोनीत किया जाता है। ये एंग्लो इंडियन क्या है, तो जैसे हमारा जो
अंग्रेज ने चाहे यूरोपीय देशों के लोगों ने भारत पर बहुत वर्ष तक कब्जा किया, तो वहां का जो पुरुष था, चूंकि हजारों 10,000 की संख्या में लोग भारत में आकर बसे, यानी अंग्रेज आकर बसा, तो अंग्रेज पुरुष यानी यूरोपीय देश के यूरोप के कंट्रीज के जो लोग था, जो पुरुष और भारत की महिला से जो संतान उत्पन्न होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एंग्लो इंडियन। उसी को क्या कहेंगे, एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन का चुनाव नहीं होता। एंग्लो इंडियन का क्या होता है, राष्ट्रपति का द्वारा मनोनयन होता, मानी राष्ट्रपति जिसको चाहेगा वो चुन सकता है। तो बताइए, अगर राष्ट्रपति दो व्यक्ति को चुन रहा है तो राष्ट्रपति के फेवर में ही वोट देगा। तो इसीलिए हमारा संविधान की खूबसूरती है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो व्यक्ति ये दोनों एंग्लो इंडियन के जो लोकसभा के सदस्य हैं वो शामिल नहीं हो सकता। तो कितने लोग शामिल होगा, तो 543 लोकसभा के 543 सदस्य निर्वाचित होता है, यानी जनता के द्वारा चुना जाता है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे राज्यसभा में कुल कितने सदस्य, यानी भारतीय संसद में कुल कितने राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 245 है। कितनी है, 245। और 245 में से 12 सदस्यों का मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, राष्ट्रपति। जैसे ये 12 अलग अलग फील्ड से चुनाव होता है। जैसे खेल के क्षेत्र से चुना जाएगा, फिल्म के क्षेत्र से चुना जाएगा। अगर सामाजिक कार्य अच्छा आप कर रहे हैं तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र, यानी इस तरह से मिलाकर आपको कुल 12 क्षेत्रों से इसके सदस्य को चुनाव चयन किया जाता है। मतलब कौन चुनता है, इसका कौन करता है निर्वाचित मनोनीत, तो राष्ट्रपति। तो बताइए, अगर ये व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हो रहा है तो वोट किसके, हमको पक्ष में, यानी आम जनता जो राष्ट्रपति उम्मीदवार होगा उसको पक्ष में तो नहीं देगा, ये किसके फेवर में देगा, तो राष्ट्रपति के फेवर में ही वोट देगा। इसीलिए हमारा संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य जो जनता के द्वारा चुना गया हो। ये लोकसभा के राज्यसभा के सदस्य जनरली जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। क्यों, जनता इसका चुनाव होता है विधायक के द्वारा, है ना, विधायक के अनुपातिक प्रणाली के द्वारा इसका होता है राज्यसभा। तो यहाँ जो मैटर, यहाँ लोकसभा राज्यसभा का चुनाव से संबंधित नहीं है। हम लोग मेन रूप से यहाँ समझने क्या है, राष्ट्र प्रेसिडेंट यानी इंडिया का राष्ट्रपति है, उसका चुनाव कैसे होता है, इस पर हम लोग समझेंगे। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा, तो लोकसभा के 543 सदस्य, राज्यसभा का 243, इसमें 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 233 सदस्य शामिल होगा। और पूरा भारत में कुल जितने भी विधानसभा हैं, चाहे वह राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश, जहां जहां विधानसभा है, सभी राज्य में तो विधानसभा है। और आपका दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है। तो सभी विधानसभाओं को मिलाकर जितने विधायक हैं सभी वोट देंगे। और सभी हम लोग देश के जितने भी विधानसभा जहां जहां है उस सभी विधायक को मिला देंगे। उसकी संख्या लगभग, है ना, 4033 होता है। कितने होती है, 4033, यानी 4033 यहाँ के लोग और 233 लोग राज्यसभा और 543, यानी इतने ही लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। कितने लोग भाग लेते हैं, तो विधायक 4033 विधायक भाग लेगा, लोकसभा के सदस्य 543 को भाग लेगा और 233 भाग लेता है कौन, राज्यसभा का सदस्य। समझिएगा। तो इतना व्यक्ति इसमें वोट में शामिल है, यानी वोट देने जाता है ना। जैसे अपनी लोकसभा है, संसद है, यानी इतने सदस्य वोट देता है। तो बताइए, जो आम चुनाव होता है, जैसे मुखिया, विधायक या सांसद का चुनाव होता है, उसमें क्या करना होता है, जैसे आम चुनाव हुआ, इसमें अगर मान लीजिए कि 100 वोट पड़ा, तो आम चुनाव की बात करें, अगर एक आमन जो व्यक्ति ले आया, यानी कि 100 वोट पड़ा, मान लीजिए 4 सदस्य शामिल है, ए बी सी और डी, 4 को व्यक्ति मान लीजिए जिसका नाम ए बी सी है, और जिसको वोट ज्यादा पड़ेगा वही जीत जाएगा। मान लीजिए इसको पड़ा कितना, 20, इसको पड़ गया 40, इसको पड़ गया 30 और इसको पड़ गया डी। तो जो ज्यादा जिसको वोट है वही जीत जाएगा। किस चुनाव को हम लोग क्या कहेंगे, साधारण चुनाव। यानी राष्ट्रपति का चुनाव साधारण चुनाव नहीं होता। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, तो एकल संक्रमणीय हस्तांतरण प्रणाली। वो क्या होता है, अभी हम आपको बताएंगे क्या होता है ना। तो ये बेसिकली हम लोगों ने समझा कि राष्ट्रपति के चुनाव में आखिर कौन कौन लोग भाग लेता है। तो निर्वाचन मंडल यानी लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य। क्या इसमें विधान परिषद का सदस्य शामिल होता है, MLC, इसी को इंग्लिश हिंदी में कहते हैं विधान परिषद के सदस्य। क्या विधान परिषद के सदस्य शामिल होता है, तो नहीं। क्यों नहीं शामिल होता है, तो भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्य में विधान परिषद की
अभी शामिल नहीं किया गया है ना। तो इसीलिए इस जो विधान परिषद के सदस्य हैं उसको शामिल नहीं किया गया राष्ट्रपति के चुनाव में। ये ध्यान रखिए, कई बार प्रश्न आता है क्या राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य शामिल होते हैं, तो नहीं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग निर्वाचन मंडल के सदस्य मिले। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर राष्ट्रपति के कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको क्या क्या क्राइटेरिया यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए क्या कर रहा है, बीपीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। चाहे आप इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया है, चाहे आप साइंस से किए हैं, चाहे आप आर्ट्स से किए हैं, चाहे आप कॉमर्स से किए हैं, या भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हैं, उससे मैटर नहीं करता। आपके पास क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी है। यानी किसी भी पोस्ट पर आपको जाने के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी होता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में भी क्वालिफिकेशन जरूरी है ना। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति ने क्या क्या योग्यता होती है राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर कोई व्यक्ति लड़ना चाहता है तो क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे मुखिया में देखिए, जैसे हम लोग को मुखिया में देखिए, तो बिहार में मुखिया में क्या है, तो कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है किसका, मुखिया का, यानी तो उसका 21 वर्ष होना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उस प्रखंड का नागरिक होना चाहिए, यानी प्रखंड में मतदाता का वोटिंग लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, यही होता है। अगर मान लीजिए अगर विधायक चुनाव आप लड़ना चाहते हैं तो आपको 25 वर्ष कम से कम 25 वर्ष उम्र पूरा करना चाहिए। उसके बाद आप, है ना, राज्य के किसी भी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ सकते हैं, ध्यान में रखिए। तो यही आपका हो गया। तो उसी प्रकार राष्ट्रपति के चुनाव में आखिर क्या क्या क्राइटेरिया यानी क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, क्या क्या योग्यता चाहती है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भारत का जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है तो भारत का क्या होगा, और नागरिक, पहले सबसे पहले वो भारत का नागरिक होगा। अगर वो व्यक्ति नागरिक है, दूसरा क्राइटेरिया है क्या क्या 5-6 क्राइटेरिया अगर वो व्यक्ति कोई अगर फुलफिल कर रहा तो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। पहला, सबसे पहले भारत का नागरिक होगा। क्या होगा, भारत का नागरिक। दूसरा, पागल या दिवालिया न हो। पागल मतलब अगर व्यक्ति कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ा पागल होगा, नहीं, मान लीजिए कि अगर पागल व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए तो क्या वो देश को सही तरह से चला पाएगा, नहीं। उस ससुरा मन में जो आएगा, जो व्यक्ति जो कर देगा, है ना, लगे आप दूसरों को देशों को गुलामी कर देगा, यानी अपने देश को दूसरे देश के क्या होगा, कर्ज लेके अपने भाग जाएगा, यानी गलत यूज करेगा, यानी मिस यूज करेगा किसका, संविधान का। तो बताइए क्या भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में पागल व्यक्ति खड़ा हो सकता है, उम्मीदवार ले बन सकता है, तो नहीं। दूसरा बात है, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। दिवालिया क्या है सर, तो दिवालिया मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ रुपया का क्या हो संपत्ति है, यानी पूरा आपका ओवरऑल आपका जितना संपत्ति है, जैसे गाड़ी घोड़ा खेत खलिहान सब मिलाकर मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ का संपत्ति है, और आप बैंक से 10 करोड़ का क्या लिए हैं, कर्ज ले लिए हैं, तो आप उस स्थिति में आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिवालिया। मतलब अपने संपत्ति से ज्यादा कर्ज लेना ही क्या कहलाता है, दिवालिया। जैसे अभी आप देख लीजिए नीरव मोदी, विजय माल्या, ऐसा क्या है, तो अपने संपत्ति से ज्यादा कर्ज ले लिया है और भाग चुका है, विदेश में भाग रहा है ना, ये तो खैर आपका अलग बात है। तो इस तरह का जो आपका नीरव मोदी या विजय माल्या चुनाव नहीं लड़ सकता। क्या नहीं लड़ सकता चुनाव, क्योंकि वो दिवालिया बन चुका है, यानी अपने संपत्ति से ज्यादा कर्ज ले चुका है और कर्ज का चुकाया भी नहीं है ना, इस स्थिति में। तो बताइएगा 2 कंडीशन हो गया कि पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा पागल या दिवालिया, यानी पागल नहीं होना चाहिए और दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। तीसरा हो गया 35 वर्ष, कम से कम अगर उस व्यक्ति का 35 वर्ष उम्र हो, पूरा पार कर चुका है, तो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगर 35 वर्ष से कम होगा तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो अगला हम लोग देखेंगे तो लोकसभा का सदस्य बनने की क्षमता रखता हो। लोकसभा का सदस्य मतलब बनने की क्षमता है, जरूरी नहीं कि वो लोकसभा का चुनाव जीते या ना जीते, लेकिन इसमें जनरली एक छोटा मोटा एक फैक्ट है, ज्यादा ही नहीं है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्षमता रखता हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लड़ के दिखाना पड़ेगा कि आप चुनाव जीते हैं या नहीं जीते, ऐसा नहीं कुछ लिखा गया। लेकिन हाँ, आपके पास एक क्वालिटी होना चाहिए, मतलब एक सोशल यानी सामाजिक, समाज में आपका एक प्रभाव होना चाहिए कि आप अगर आप चुनाव लोकसभा चुनाव आप लड़ते हैं तो अपने पक्ष में बहुत अधिक से अधिक वोटों को अट्रैक्ट यानी आकर्षित कर सकते थे। इस तरह के कंडीशन लगाया गया। उसके बाद देखिएगा पढ़ा लिखा, देखिए यही सबसे बड़ा खामियां है ना कि राष्ट्रपति का चुनाव जो पद है उसमें पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहे ना, होगा भी तो भी, ना भी होगा तो भी ठीक है। इसमें पढ़ा लिखा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आप MBA किया है चाहे BA किया है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अनपढ़ भी हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। अगर आप पढ़ा लिखा भी है तो भी लड़ सकते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया ये नहीं है कि आप जरूरी है कि MA
करना ही होगा, चाहे बीए करना होगा, चाहे 10वां या 12वां करना होगा, है ना। इसमें कोई लिखा नहीं है कि पढ़ा लिखा हो सकता अभी और न भी हो सकता। अब मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो ये है कि लाभ के पद पर न हो। आखिर लाभ क्या है, यानी लाभ के पद पर न हो। जैसे मान लीजिए कि आप बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया, अगर आप एसडीएम बन गए तो उस स्थिति में आप क्या होंगे, राष्ट्रपति के चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं जब तक कि अपने पद को इस्तीफा नहीं दीजिएगा। यही राष्ट्रपति, यही क्या कहलाता, लाभ का पद। मतलब सरकारी पद पर अगर आप स्थापित है, यानी पदों स्थापित है, तो उस स्थिति में आप राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप विधायक, सांसद, मुखिया, यानी राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हैं तो उस कंडीशन में आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी कि जो समाज, भारत, जो देश सेवा या समाज सेवा के पद पर हैं तो आप जैसे मुखिया उखिया, विधायक, सांसद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब जो भी है, मंत्री, लोकसभा के सदस्य, जो भी आप रहेंगे, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति हैं, तो ये सब लाभ का पद नहीं माना गया है। इसको क्या माना गया है, तो देश सेवा के लिए एक पद माना गया है ना। लाभ का पद किसे कहेंगे, जैसे सरकारी नौकरी हो गया, ये लाभ का पद है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में अगर जॉब कर रहे हैं तो लाभ का पद न माना गया। लेकिन हाँ, अगर आप सरकारी में से एसडीएम बन गए या फिर अगर एसएससी में आपका सिलेक्शन हो गया या रेलवे में सिलेक्शन हो गया, तो इस तरह की कंडीशन में आप सरकारी पद पर, यानी कि लाभ के पद पर आप स्थापित हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो बताइए, इतना क्राइटेरिया 6 को अगर कोई व्यक्ति अगर फुलफिल कर रहा है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है ना। तो ये आपका थोड़ा तो शुरुआत में क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद होने के बाद क्या हुआ कि बहुत से लोगों ने सोचा कि चलो हम, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो भारत में रह रहा हो तो भारत का नागरिक कहलाएगा, पागल या दिवालिया है नहीं है तो भी लड़ सकता। इस सारों कंडीशन के व्यक्ति, ज्यादातर व्यक्ति जो बताइए, इसमें आम पब्लिक इसमें शामिल हो सकता कि नहीं, यानी भारत का नागरिक कहलाएगा ही, पागल दिवालिया ना होगा तो लड़ सकता है। 35 वर्ष की उम्र पूरा करे वो भी हो ही जाएगा। लोकसभा का सदस्य जरूरी नहीं कि जीते या ना जीते, पढ़ा लिखा ये जरूरी भी नहीं है। लाभ के पद पर मान लीजिए नौकरी नहीं है तो मतलब ये सब कंडीशन बहुत से लोगों के पास था। तो जब शुरुआत में जब राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा तो उसमें बहुत से लोगों ने शामिल होने, उम्मीदवार के नॉमिनेशन करवा दिया। जैसे आज अभी देख रहे हैं मुखिया का चुनाव होता है तो लगभग एक मुखिया पद के लिए लगभग 50 से 60 लोग शामिल हो, 50, 60, 100, कहीं कहीं जगह पर 100 से 200 पद लोग शामिल हो जाए, यानी नॉमिनेशन करवा लेते हैं। वो अलग बात है, उसका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है ना हो जाता है वो अलग मैटर है। लेकिन जैसे मुखिया का होता है शुरुआत में, अभी आप देख रहे हैं जिस तरह से मुखिया में बहुत से लोगों ने चुनाव में अपने उम्मीदवारी को शामिल कर लेते हैं, यानी नॉमिनेशन करवा लेते हैं। वही कंडीशन शुरू में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो उस समय भी यही कंडीशन लागू हो गया, है ना, कि जो इस व्यक्ति को फुलफिल कर रहा है वो चुनाव लड़ सकता है। तो शुरुआत में तो बहुत बड़ा दिक्कत हो गया वोट दिलाने। मान लीजिए कि अगर 100 व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में शुरुआत में जब खड़ा हो रहा था तो उसमें बहुत से कंडीशन, चूंकि बैलेट पेपर होता है भारत का राष्ट्रपति का चुनाव, आज भी हमारा क्या कि 100 व्यक्तियों को एक ही बैलेट पेपर में लिखना बहुत दिक्कत की बात है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सोचा कि ससुरा बहुत से आम पब्लिक भी है जो इसका समाज में कोई भी वर्चस्व नहीं है, समाज में कोई भी वैल्यू नहीं भी है, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव ससुरा लड़ने चल गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने सोचा कि कुछ न कुछ कंडीशन लगा दिया जाए, क्या क्राइटेरिया, यानी कि है ना, रुकावट पैदा कर दिया, रुकावट ला दिया जाए, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए, ताकि जो व्यक्ति सक्षम है वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। जैसे जब शुरुआत में जब हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने सोचा कि अब भारत का राष्ट्रपति का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक को शामिल करेगा। जैसे देखिएगा, राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय सोचा कि अगर राष्ट्रपति का इस तरह से अगर कुछ क्राइटेरिया रहेगा तो राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता भी लड़ सकती है जिसका समाज में कोई वजूद नहीं है। तो राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय ने सोचा कि है ना, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अगर व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसके पास कम से कम 20 व्यक्ति, यानी 20 व्यक्ति प्रस्तावक का हो और 20 व्यक्ति अनुमोदक हो। एक कौन अनुमोदक बनेगा, तो जो निर्वाचक मंडल का सदस्य, चाहे वो विधानसभा का सदस्य हो, चाहे वह राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे वह लोकसभा का सदस्य हो, इसी सभी में से कोई अगर व्यक्ति 20 को प्रस्तावक और 20 को अनुमोदक है तो राष्ट्रपति का चुनाव इसका वैलिड माना जाएगा, है ना। तो पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि आखिर प्रस्तावक मतलब क्या हो गया। प्रस्तावक मतलब हो गया गवाह। क्या हो गया, गवाह। मतलब 20 लोगों को आपको राष्ट्रपति 20 लोगों को क्या करना है, गवाह बनाना है कि हम राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे मान लीजिए कि अगर खेत हम लोग लिखवाते हैं तो
गवाह के रूप में 2-4 व्यक्ति को शामिल कर ही देते हैं। अगर पंचायत चुनाव की बात करेंगे एग्जाम्पल से देखिएगा, तो एक पंचायत चुनाव में भी देखिएगा तो एक पद के लिए कम से कम 2 व्यक्ति को क्या होता है, एक प्रस्तावक और 2 अनुमोदक की जरूरत पड़ती है। प्रस्तावक कौन? जो व्यक्ति डायरेक्ट रूप से क्या हो तो निर्वाचक में शामिल हो, यानी जब नॉमिनेशन करने व्यक्ति जो फाइल करने जाए उस स्थिति में क्या हो, शामिल हो एकदम तुरंत मैटर में। और अनुमोदक का मतलब वो हस्ताक्षर, माने आपका जो एप्लीकेशन है उसमें सिग्नेचर हो जाना चाहिए कि कितने व्यक्ति का, तो 20 व्यक्ति, यानी 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। प्रस्तावक मतलब गवाह और अनुमोदक मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। ये 20 व्यक्ति और 20 अलग अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 20 को इसमें 20 में से 20 प्रस्तावक, जो व्यक्ति 20 प्रस्तावक ही है जो भी अनुमोदक, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति प्रस्तावक बन चुका है वो अनुमोदक नहीं बनेगा, और जो व्यक्ति अनुमोदक बन गया वो प्रस्तावक नहीं बनेगा। ये प्रस्तावक कौन कौन हो सकता है? तो चाहे वह लोकसभा के, चाहे सब हो, चाहे लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, या फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हो सकता है ना। तो ये भी कंडीशन क्या हुआ कि जब चूंकि अब के कंडीशन में हो देखने लगा कि जो व्यक्ति के पास तो 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो ये भी जो कि ज्यादा है नहीं, तो बहुत से करोड़पति व्यक्ति जो सोचा कि राष्ट्रपति का हम चुनाव लड़ने चलेंगे, तो 20 व्यक्ति और 20 यानी 20-40 को क्या सोचा कि करोड़ हम खरीद लेंगे, यानी करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़ देके हम 40 लोगों को खरीद लेंगे। तो ये भी बहुत बड़ा ज्यादा जटिल नहीं हो पाया। मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो 20 व्यक्ति है, 20 और 20 40, तो जो करोड़ व्यक्ति है जो राष्ट्रपति को सोचा कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो राष्ट्रपति जिस कंडीशन में वो जाके लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा या विधानसभा के सदस्यों को 40 लोगों को खरीद लिया अपने पैसा के दम पर, तो बताइए इस कंडीशन में तो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। तो ये वैध या नहीं, यानी सही रूप से काम किया नहीं। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने फिर इसमें सुधार किया कि आप 20-20 नहीं रहेगा। अब जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा वो कम से कम क्या रहना चाहिए, तो 50-50 यानी 50-50 का रहना चाहिए। मतलब 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होना चाहिए, वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे अब कितना हो गया, 50-50-100। अगर कोई भी व्यक्ति अगर करोड़ों पति, यानी जिसके पास करोड़ों रुपया है, वो भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहेगा तो 100 व्यक्ति को कभी खरीद ही नहीं सकता। मतलब ये नामुमकिन है ना, मतलब न के बराबर कर सकते हैं। यानी 100 लोगों को खरीद पाना बहुत मुश्किल की, टफ की बात। ऐसे अभी आप देख ही रहे हैं कि बहुत से लोग विधानसभा में क्या कंडीशन चल रहा है। अब विधायक को उसको सरकार को खरीद कर उसको सरकार को गिरा दो, है ना। अभी अब हाल फिलहाल में देखें महाराष्ट्र में क्या खेला गया, है ना। जो आपका जो ठाकरे का सरकार चल रहा था उसको गिरा दिया गया। तो खैर वो अलग बात है ना, पैसा के नाम पर आप देख ही ना कि कितना पद का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो इस कंडीशन में करोड़पति व्यक्ति क्या करना चाहता था, शुरुआत में सोचा कि 20-40 को न खरीदना है, चलो ना हम खरीद लेंगे, 2-2 करोड़ दे देंगे तो है ना 80 करोड़ में लपेट लेंगे, इस होता। लेकिन अब 100 व्यक्ति को खरीदना है तो ये काफी लंबा ज्यादा रकम लगेगा। तो ज्यादा रकम रखेगा तो इस कंडीशन में ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकता। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कंडीशन लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा जिसके पास 50 प्रस्तावक और 50 गवाह होना चाहिए। तो ये आपका था योग्यता से संबंधित हम लोग। अब हम लोग क्या समझने वाले हैं, अब हम लोग जनरली अब जो हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव किसमें क्या जनता भाग लेती है। जनता इसमें भाग नहीं लेती है। अगर वैसा चुनाव जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप में जनता जाकर वोट डाले, उस चुनाव को हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन। और जिसमें जनता भाग न ले उसी को हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो बताइए अभी क्या राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग लेती है? तो नहीं, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। कैसा होता है, तो अप्रत्यक्ष कैसा किस विधि द्वारा होता है, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। एक कंडीशन हो गया। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव साधारण चुनाव से नहीं होता है। इसका चुनाव कैसा होता है, तो वोट वैल्यू पर डिपेंड करता है। वोट वैल्यू यानी मत मूल्य पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है ना, चुनाव अभी हाल फिलहाल में हुआ,
तो मान लीजिए कि बिहार में देखिएगा वोट का वैल्यू कैसे निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि जो आम चुनाव होता है जिसमें अगर आप एक वोट दिए तो उसका वैल्यू कितना ही एक ही है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में वैसा नहीं है। अगर आप एक वोट दिए तो आपका डिपेंड करता है कि अगर आप एमएलए हैं यानी विधानसभा के सदस्य हैं तो आप किस राज्य से हैं, उसका वोट वैल्यू अलग होगा। अलग अलग राज्यों का अलग अलग वोट वैल्यू अलग हो, ये आपको अभी आप समझाने का। अगर आप सांसद हैं तो उसका वोट वैल्यू अलग हो। जैसे मान लीजिए कि अभी हम एक मुखिया के एग्जांपल लेते हैं, तो मुखिया के चुनाव में अगर आप कोई भी गांव से हैं, मान लीजिए कि फलनवा गांव से हैं, तो आपका भी एक वोट दिए तो आपका वैल्यू वोट का मान कितना होगा, एक ही होगा। दूसरे गांव का व्यक्ति वोट देगा तो वो भी एक ही वोट होगा। इस तरह के जो होता है इस तरह का साधारण चुनाव हम लोग कहते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप एक विधायक वोट दिया तो उसका वैल्यू अलग होगा, है ना। दूसरे राज्य का अगर विधायक वोट दिया उसका वैल्यू अलग होगा। वो किस तरह से अलग होता है वो अभी आपको समझने का प्रयास करेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव किस पर निर्भर करता है, तो निर्वाचक मंडल के मत के वैल्यू पर निर्भर करता है। वोट वैल्यू मत के मूल्य पर निर्भर करता है। अब कैसे मत मूल्य निकलेगा, है ना। सब जैसे देखिए एक राज्य का मान लीजिए एक विधायक का मत मूल्य निकालना हम लोग को, एक विधायक का हम लोग को मत मूल्य निकालना था। इसके लिए फॉर्मूला ने संविधान में लिखा गया। क्या लिखा गया, तो उस राज्य की जनसंख्या क्या लिखा गया, उस राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा के, हम इसको लिख देते हैं वी और एस सीट, विधानसभा के सदस्यों की संख्या। समझिएगा कि इसमें क्या क्या है, एक विधायक का मत मूल्य उस राज्य की जनसंख्या बटे उस विधानसभा के सदस्यों की संख्या गुने 1/1000, यानी 1000 से भागा देना। यही है एक विधायक का मत मूल्य निकालने का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला का आपको याद करना पड़ेगा कि उस राज्य की जनसंख्या जैसे बटे विधानसभा के, मान लीजिए बिहार में विधानसभा की संख्या कितनी है 243। अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा के सदस्यों की संख्या। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितना है 403 है। और इसी प्रकार सिक्किम की बात करेंगे तो 32 है। यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा सीटों की संख्या, यानी अलग अलग सदस्यों की संख्या, तो वो अलग बात है। अभी आपको एग्जाम्पल से आपको समझा देंगे। तो ये समझेंगे सबसे पहले एक फॉर्मूला वो आपको समझना होगा कि एक विधायक यानी किसी भी राज्य का एक विधायक का अगर मत मूल्य निकालना यानी वोट का वैल्यू निकालना एक विधायक का, तो कैसे निकलेगा, तो उस राज्य की जनसंख्या बट्टे विधानसभा के सदस्यों की संख्या, यानी कि जैसे जितना उस राज्य में विधानसभा जितने एमएलए हैं विधायक हैं वो हो गया गुने 1/1000। अब देखिए तो क्या हुआ ना कि जनरली जो जनसंख्या है एक आप मालिक की जिस राज्य का जनसंख्या ज्यादा होगा उसका वोट वैल्यू ज्यादा होगा। जैसे उत्तर प्रदेश का है तो उत्तर प्रदेश का वोट वैल्यू ज्यादा होता है। कैसे होगा अभी आपको निकाल कर बताएंगे। तो जनसंख्या है ना, जैसे शुरुआत में जब चुनाव होने लगा आजादी के बाद तो आपको पता होगा कि सबसे शिक्षित राज्य कहाँ मिलेगा, तो दक्षिण एरिया में, दक्षिण क्षेत्र में। भारत के दक्षिण भारत में ज्यादा लोग शिक्षित हैं, अब उत्तरी भारत में कम लोग शिक्षित। तो सरकार ने एक योजना लाया जनसंख्या नियंत्रण का, और जनसंख्या नियंत्रण ज्यादा प्रभाव देखने के लिए मिला कहाँ, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण पर खूब काबू कर लिया, पकड़ बना लिया जनसंख्या नियंत्रण। इसीलिए वहां के दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं सभी शिक्षित प्रदेश हैं। तो इसीलिए तो ज्यादा जनसंख्या कहाँ हो गया, तो दक्षिण, तो उत्तर जो उत्तर भारत के जो लोग क्षेत्र था जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, ये सब जितना भी है, तो इसमें जनसंख्या नियंत्रण पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए इसका जो उत्तर भारत का जनसंख्या वो ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाया। तो इसीलिए आपको अभी बताया कि जिस राज्य का जनसंख्या ज्यादा होगा उसके एक विधायकों का वोट वैल्यू ज्यादा होगा। तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का विधायक जनसंख्या ज्यादा है तो उत्तर प्रदेश का वोट वैल्यू ज्यादा होगा। और मान लीजिए कि केरल की जनसंख्या कम है तो केरल का कम होगा। तो इसीलिए दक्षिण भारत के लोगों ने एक विद्रोह करना शुरू कर दिया, यानी कि इसके विरोध में क्या कर दिया शुरू कि हम लोग का जनसंख्या कम हम लोग के पास है तो हम लोग का वोट वैल्यू कम होगा। इसलिए अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उत्तर भारत से कोई चुनाव लड़ रहा है, मान लीजिए कि शुरू में कौन लड़े थे, रामनाथ कोविंद जी थे। मान लीजिए कि एग्जाम्पल से रामनाथ क्या है, कोविंद। तो रामनाथ कोविंद है उत्तर भारत से आते हैं, उत्तर भारत के क्षेत्र से आते हैं,
उत्तर भारत में कहा तो उत्तर प्रदेश। तो मान लीजिए कि उत्तर भारत से आते हैं, तो उत्तर भारत में जनसंख्या ज्यादा है। तो बताइए उत्तर भारत के अगर लोग चाहेगा कि हम लोग राष्ट्रपति अपने क्षेत्र के बनाए, यानी उत्तर भारत के क्षेत्र के बनाए, तो राष्ट्रपति उत्तरे बन जाएगा इसीलिए, और दक्षिण भारत के लोग नहीं बन पाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि क्षेत्रवाद का भावना पैदा हो गया, मतलब दक्षिण भारत के लोगों ने विद्रोह खड़ा कर दिया कि ये फॉर्मूला है जो गलत है, क्योंकि हम लोग का जनसंख्या दक्षिण भारत का जनसंख्या कम है और उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा है। तो उस कंडीशन में अगर क्षेत्रवाद की भावना अगर अंदर आ गया, तो उस कंडीशन में उत्तर भारत का ज्यादा राष्ट्रपति, उत्तर भारत का जो भी उम्मीदवार होगा वही राष्ट्रपति बनेगा, है ना। तो इसलिए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक जनसंख्या करवाया 1971 में। कब करवाया? 1971 में। और 1971 में लगभग देखा गया तो जनसंख्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो जनसंख्या था, जनगणना कब कराया गया? तो 1971 में। तो 1971 के जनगणना में देखा गया कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत का जनसंख्या लगभग समान है। तो इसीलिए एक कंडीशन लगा दिया गया कि उस राज्य की जनसंख्या, मान लीजिए बिहार की जनसंख्या लेना है, तो आज जो 2011 की जनसंख्या हम लोग अभी चल रहे हैं, तो जनगणना के आधार पर, तो 2011 की जनगणना वाला जनसंख्या नहीं लेना है। जनगणना कब का लेना है? तो 1971 के जनगणना के जो भी जनसंख्या थी उस राज्य का, वो लेना है ना। ये आपको समझने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि आज जनसंख्या, जो बिहार का जनसंख्या कितना, लगभग 12 करोड़ है और 24-25 करोड़ है आपका उत्तर प्रदेश का, तो उस 24-25 करोड़ नहीं लेना है। वो कब का जनसंख्या लेना है? तो 1971 का जनसंख्या लेना है। तो बताइए उस राज्य की जनसंख्या कब का लेना है? तो 1971 का। 1971 का जनसंख्या कब लेना, किस लिए, क्यों लिया गया? तो अभी आपको बता ही दिए। तो एग्जाम्पल से आप समझने का प्रयास किया। मान लीजिए कि हम लोग क्या समझने, एक लोग बिहार से हैं, तो बिहार के एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो बिहार में देखिए डाटा आपको लिख लिए हैं। डाटा लिखने से ये होगा कि डाटा हम इसलिए लिख लिए हैं कि आपको समझाने में, ऐसा नहीं है इसको आप याद करने की जरूरत नहीं है, ना। डाटा आपको समझाने के लिए लिए ताकि आप अच्छी तरह आसानी से समझ पाए। तो सबसे पहले देखेंगे बिहार के, मान लीजिए एक विधायक का मत मूल्य निकालना है। तो देखिए उस राज्य की, यानी बिहार की 1971 में हम लोग देख रहे हैं। 1971 जो भी डाटा लिखा हुआ है, इसे 1971 का डाटा है। 1971 का जनगणना हुआ, उस पर आधारित जो डाटा था उस पर है। तो बिहार का जनसंख्या देखिए कितना, इकाई दहाई संख्या 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 4 करोड़ कितना है? 4 करोड़ 21 लाख 26,236 बट अभी बिहार में वर्तमान, देखिए वर्तमान में बिहार में विधायकों की संख्या कितनी है? तो अभी 243 है। 243 से भागा दे देंगे, गुने कितना है? 1/1000। तो इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा ना। इसको अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका वोट वैल्यू निकलेगा कितना? 173। इसका वोट वैल्यू कितना निकलेगा? बिहार का 173 निकलेगा। बताइए बिहार के एक विधायकों का मत मूल्य कितना निकला? तो 173। यानी ये अगर एक विधायक वोट मारेगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ये बिहार का, तो उसका एक वोट का वैल्यू कितना होगा? 173। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में हम लोग देखेंगे। उत्तर प्रदेश का मान लीजिए, तो उत्तर प्रदेश का मान लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हम लिख देते हैं उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का लगभग कैलकुलेशन करके हम, है ना, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो लगभग 208 के बराबर होता है। कितने होता है? यानी उत्तर प्रदेश का अगर एक व्यक्ति, यानी एक विधायक अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 208 के बराबर होगा। यानी कितने होगा? 208। तो और बिहार का अगर एक विधायक वोट का मारेगा तो उसका वैल्यू कितना होगा? 173। जैसे मान लीजिए 1 रुपया में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो एग्जाम्पल समझिए। अगर मान लीजिए कि अगर बिहार का एक विधायक है, वो वोट देगा तो कितने रुपया के बराबर होगा? तो 173 रुपया के बराबर। अगर वही विधायक उत्तर प्रदेश का हो तो उसका कितना होगा? तो 208 रुपया। तो बताइए कि विधायकों का मत मूल्य किस पर निर्भर कर रहा है? तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर कर रहा है। अगर जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा है उसका वोट का वैल्यू ज्यादा, उसका विधायकों का वोट वैल्यू ज्यादा होगा। अब हम लोग सबसे कम जनसंख्या कहाँ, हम लोग देखेंगे सिक्किम का। सिक्किम में देख लीजिए, तो सिक्किम का निकालने पर आता है 7। कितना आता है? 7। कैलकुलेशन आपको कर लीजिएगा यहाँ वैल्यू को लिख कर, तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। तो सिक्किम के एक विधायकों का वोट वैल्यू कितना है? 7। तो बताइए कि अगर सिक्किम का एक विधायक अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने जाए और एक उत्तर प्रदेश का, यानी बिहार का एक व्यक्ति, एक विधायक वोट देने जाए, तो वैल्यू किसका ज्यादा होगा?
तो बिहार और यूपी वाला का, चूंकि इसका जनसंख्या ज्यादा है ना, तो यही कंडीशन है राष्ट्रपति के चुनाव में होता है ना। ऐसा नहीं कि अगर आप जैसे आम चुनाव में होता है कि एक वोट आप दिए तो उसका वैल्यू एक ही है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक विधायकों का वोट वैल्यू अलग अलग होता है। अलग जैसे बिहार है तो 173 हो गया, उत्तर प्रदेश है तो 208 हो गया, और सबसे कम कहाँ है तो सिक्किम में है, कितने तो 7। अगर एक विधायक वोट देगा तो उसका वैल्यू कितना होगा 7 के बराबर। ये आपका हो गया। तो अब हम लोग ने समझ लिया कि आखिर एक विधायकों का वोट वैल्यू ये हो गया। तो मान लीजिए कि बिहार के कुल राज्यों का वोट वैल्यू निकालना हो, यानी कितना, तो मान लीजिए कि पूरा बिहार का वोट वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग गुना कर देंगे कितने 273 से, सॉरी 243। पूरे बिहार में कुल कितने विधायक हैं 243, तो यहाँ से गुना कर देंगे। उसी प्रकार यूपी से कितना है, यूपी में कितना है 43, ये आपका है वो 43। देखिए 403 है तो यहाँ 403 से गुना कर देंगे तो जो भी डाटा आएगा। उसी प्रकार 7 सिक्किम में कितना 7 वैल्यू 7 निकला, और अभी वर्तमान विधानसभा की सीटों की संख्या 32 है, तो यहाँ गुना कर देंगे। तो इसी तरह सभी को अगर जोड़ के मिला लेंगे, सभी राज्यों के वोट वैल्यू को मिला लेंगे तो वोट वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो कहा दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,43,233। ये पूरे राज्य यानी भारत के जितने भी विधानसभा हैं, चाहे वह केंद्र शासित प्रदेश हो या राज्य हो, सभी को मिलाकर वोट वैल्यू कितना होता है तो 5,43,231 होता है वोट वैल्यू। तो ये आपका राष्ट्र विधायकों का वोट वैल्यू हो गया। अब हम लोग देखेंगे सांसदों का वोट वैल्यू। हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे हम लोग, सांसदों का वोट वैल्यू। एक सांसद का सांसदों का हम लोग क्या देखेंगे तो वोट वैल्यू देखेंगे। देखिए तो पूरा हो गया क्या, MLA का वोट वैल्यू क्या है, जितना भी सभी मिलाकर MLA के वोट वैल्यू है। और वर्तमान में कुल कितने हैं, वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य कितने हैं 543 प्लस 233। समझिएगा कि एक सांसद का वोट वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो इंक डाल लेते हैं, आपका इंक थोड़ा नॉर्मल चल रहा। तो देखिए अब एक सांसदों का हम लोग वोट वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो सब विधायकों का मत मूल, तो विधायकों का मत मूल बटे वर्तमान में जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या उसको जोड़ देंगे और उससे भागा दे देंगे, तो वही आपका फॉर्मूला निकल गया। तो सबसे पहले देखेंगे आखिर, तो यहाँ से अगर ये देखिए अभी वर्तमान में कितने हैं तो 500 यानी 5,43,231 ये पूरा विधायकों के वोट का वैल्यू है। सभी को मिला देंगे तो जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो 3 3 6 और 4 3 7 5 2 7 यानी 776 सांसद का, यानी भागा दे देंगे तो लगभग कितने का बराबर हो जाएगा, ये 700 के बराबर हो जाएगा। ये कितने के बराबर हो, लगभग 700 के बराबर हो। तो बताइए एक सांसद यानी कि एक सांसद चाहे वह राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, उसका वोट का वैल्यू कितना है तो 700। अगर एक सांसद अगर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देता है तो उसका वैल्यू 700 होगा। अगर एक व्यक्ति जो यूपी का विधायक हो वोट का अगर वोट मारेगा राष्ट्रपति के चुनाव में तो उसका वोट कितना होगा 208। तो अभी आपको बताएं है ना। तो इस तरह से कुल मिला देंगे तो कुल लोकसभा यदि सभी देख लेंगे तो यहाँ से हम लोग गुना कर देंगे 728। तो वर्तमान में कुल विधायकों के लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो मत वैल्यू निकालेंगे वोट वैल्यू निकालेंगे तो इतना हो जाएगा कैलकुलेशन करने पर, चूंकि सभी को गुना करने पर तो 5,43,200। देखिए ये लगभग समान आता, समान इसलिए नहीं आ रहा चूंकि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में समान पति अगर पूरे राज्य जितने भी राज्य हैं भारत में जितने भी विधायक हैं सभी का वोट वैल्यू और भारत में जितने भी सांसद हो चाहे वह राज्यसभा के सांसद हो या लोकसभा के सांसद हो सभी का वोट वैल्यू आपस में बराबर होता है। मतलब अगर पूरे केंद्र का यानी सांसदों का वोट वैल्यू सभी सांसदों का वोट वैल्यू बराबर और सभी विधायकों का वोट वैल्यू बराबर होता है, यानी सभी सांसद बराबर सभी विधायक, यानी सभी सांसदों का वोट वैल्यू और सभी विधायकों का वोट वैल्यू समान होता है। जैसे देख लीजिए सभी सांसदों का वोट वैल्यू अभी कितना निकला तो 5,43,200 बराबर
ये 5,43,231, ये 31 ज्यादा किस लिए है ना। यहाँ 200 देखिए, 5,43,200 यहाँ है और 5,243 है इतना। देखिए ये भी अगर उत्तर, अभी आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव हुआ तो जो आपका जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में भी कोई चुनाव नहीं हुआ। जब केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो वहां भी कोई चुनाव नहीं हुआ एमएलए का, यानी विधानसभा का। इसीलिए जो ये आप अंतर देख रहे हैं, यानी 31 का अंतर जो आपको देखने को नहीं मिल रहा, ये चुनाव के वजह से हुआ। अगर यहाँ चुनाव हुआ था तो जो वहां का जो एमएलए था वो ही वोट मारता, तो इस कंडीशन में जो वोट का वैल्यू है, जो सभी सांसद और सभी विधायकों का वोट वैल्यू एक समान होता। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग देखिए लगभग एक समान है, तो इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव को हम लोग क्या कहते हैं, समानुपातिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं, समानुपातिक राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है, तो समानुपातिक प्रणाली द्वारा होता है। सभी सांसदों का मत मूल्य बराबर होता है, सभी विधायकों का मत मूल्य के, है ना। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या साधारण चुनाव होता है। जैसे देख लीजिए, ये आपका देख लीजिए कि मान लीजिए कि बैलेट पेपर है। राष्ट्रपति का चुनाव देखिए, आज भी राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, बैलेट पेपर होता है ना। आज भी देखिएगा कि लोकसभा सदस्य, विधानसभा, राज्यसभा, चाहे मुखिया, अलग अलग लोगों का चुनाव कैसा होता है, तो ईवीएम के द्वारा होता है। लेकिन भारत में एक ऐसा पद है राष्ट्रपति, जिसका चुनाव आज भी चुनाव ईवीएम से न होकर बैलेट पेपर्स होता है, यानी कागज पर होता है। कागज पर आपका जितने भी उम्मीदवार हैं, यानी प्रत्याशी हैं, उनका नाम लिखा रहेगा और उसके सामने आपको टिक मारना है। जैसे अभी आप बिहार में देखिएगा कि पंचायत चुनाव हुआ, इसमें ईवीएम का प्रयोग किया गया। लेकिन इससे पहले जो भी चुनाव हो रहा था उसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता था। उसमें क्या किया था, मान लीजिए कि आपको वोट देना है, एक एग्जाम यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए कि मुखिया में आपको किसी गांव में 4 व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति का नाम एक मान लीजिए RMSK। मान लीजिए कोई व्यक्ति 4 व्यक्ति खड़ा है मुखिया के चुनाव में, मुखिया का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ये मान लीजिए बैलेट पेपर है, तो बैलेट पेपर इसी तरह से होता था, उसमें गैप करना है, उसमें टिक मारना रहता था। तो मान लीजिए कि आपको पसंद है कौन, एस वाला, तो इसमें टिक मार दीजिए, तो आपका वोट कहाँ गया, एस में, यानी इसको एस को पड़ा। मान लीजिए कि अगर आप इसमें के चारों को वोट दे दिए, तो इस कंडीशन में मुखिया के चुनाव में वोट क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, यानी अवैध हो गया, वोट का गिनती नहीं होगा, इस है ना। इस कंडीशन राष्ट्र यानी आम चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को एक ही वोट दिया जाता है, यानी एक व्यक्ति एक ही पद के लिए एक व्यक्ति को वोट देगा। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव इससे अलग है। राष्ट्रपति का चुनाव क्या है समझिएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति 3 व्यक्ति खड़ा है, ABC, राष्ट्रपति क्या है, चुनाव में खड़ा है ना। इस तरह से बैलेट पेपर मान लीजिए कि और बैलेट पेपर बना देते हैं, ABC। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति खड़ा वोट देने गया, तो राष्ट्रपति का चुनाव इस जैसे आम चुनाव देखें इस तरह का चुनाव नहीं होता। इसमें सभी लोगों को वोट देना होता है, जितने भी प्रत्याशी यानी उम्मीदवार खड़ा है सभी को वोट देना। तो सभी का वोट देना तो कोई पता नहीं चला। तो इस तरह कैसे वोट देना देखिए समझिएगा कि मान लीजिए कि वोट इसमें पसंद के आधार पर दिया था, मतलब चॉइस, वरीयता के आधार पर दिया था। मान लीजिए कि 3 व्यक्ति खड़ा है, वैसे मैं हूं और 2 व्यक्ति है, जो उसमें से जो व्यक्ति आपको सबसे लगता है कि ये व्यक्ति बन जाएगा, मतलब ये व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बन जाता है तो ये अच्छा काम करेगा, इससे अगर बी भी बनेगा तो काम करेगा, नहीं वरीयता का आधार। मान लीजिए सबसे अगर अच्छा कौन आपको लग रहा है, तो ये लग रहा है, तो सबसे पहले उसको एक लिखिए। अगर आपको सी को लग रहा है कि नहीं ये राष्ट्रपति बन जाता ना, तो ये भी अच्छा था, तो इसको 2 लिखिए। मतलब मान लीजिए अगर आप एक विधायक वोट देने गया राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसको लगा कि नहीं सबसे अच्छा कौन है, A, B है, सबसे अच्छा कौन है, B, तो इसको उसके सामने 1 लिखना है। और उसका मान लीजिए दूसरा स्थान है, उसके बाद कौन अच्छा लगेगा राष्ट्रपति बन जाए तो अच्छा रहे, नहीं मतलब समझिएगा कि राष्ट्रपति अगर चुनाव मान लीजिए कि बी नहीं बना, तो मान लीजिए कि सी को लग रहा कि नहीं, अगर बी नहीं मान लीजिए कोई एक व्यक्ति चुनाव देने गया, वोट देने गया, तो उसको क्या पसंद आया कि बी है जो सबसे अच्छा है, राष्ट्रपति बन जाएगा तो ये अच्छा काम करेगा। इसको लगा कि नहीं इसमें क्या हुआ, तो इसमें एक व्यक्ति को वोट नहीं देना होता है, इसमें सभी को वोट देना होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए पहला पसंद किसका है, A का, B का। उसके बाद आपको इसको लगा कि नहीं इसको हम दूसरा वोट इसको देंगे और जो तीसरा है इसको देंगे, वरीयता के आधार पर वोट देना है।
मतलब चॉइस, आपको पसंद सबसे अच्छा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इस तरह से। ऐसे इसके एग्जांपल से आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि इस अभी हाल फिलहाल में चुनाव हुआ बिहार में, तो हम भी एक चुनाव में गए थे। तो एक बार क्या हुआ कि हम चुनाव में वोट मांगने गए है ना अपने प्रत्याशी के लिए। तो उसमें एक दादी मिल गई। तो दादी क्या बोली ना, उसको हम उनको बोले कि दादी ला पर्चिया, जो जो प्रचार के लिए दिया था तो उसमें हम दिए उनको। तो बोल रहे हैं कि बाबू काहे दे था, हमरो बेटबो तो खड़ा है, एगो भतीजबो खड़ा हो गए है, तो बतावा केकरा केकरा वोट देबो। दादी कहली कि दादी जो अच्छा लगता है ओकरा वोट दिया, है ना। हम लोग कहें कि दादी जो अच्छा लगता है ओकरा वोट दिया। तो दादी कहें कि बताओ बाबू, एगो बेटबो खड़ा है, एगो भतीजबो खड़ा है, एगो तू कहे केकरा वोट दिए। तो तू कह दादी, तो हम कहे कि तोरा कौन अच्छा लगी था। तो दादी कहे ना कि तीनों हमरा अच्छा लगी था। समझिएगा कि दादी क्या बोले कि तीनों अच्छा लग रहा। तो कर ली कि दादी जब तीनों का वोटवा दे दू ना, तो तीनों वोटवे इनवैलिड हो जाता, मतलब अब वैध हो जाता, वो वोट की गिनती न हो तो। हाँ, दादी का की बहुत बड़ा खराबी है ना। इस तरह ऐसा ना हो के चाले बाबू, हमरा सभे के लगे थे कि सभे जीता था ना, तीनों में से कोई जीता था तो ओकरे वोट वही अच्छा काम करा था। तो उसी प्रकार दादी के कहने का मतलब जो सेंस था वही कंडीशन राष्ट्रपति के चुनाव में डाला गया है। मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आप वोट देने जा रहे हैं तो आपको वरीयता के आधार पर देना है। जैसे मान लीजिए कि दादी क्या कहें कि तीनों को वोट देंगे, तो मान लीजिए उनका बेटा था तो सबसे पहले वो अपने बेटवे को वोट देंगे, तो बेटवा का देंगे एक। उसके बाद जो भतीजवा है उनको दूसरा स्थान में देंगे, और तीसरा में जो हम गए थे, हम जिन प्रत्याशी के बारे में गए थे तो उनको देंगे ना। दादी के कहने का मतलब था कि अगर हमको मौका मिले ना कि सभी प्रत्याशियों को वोट देने का ना, तो काफी अच्छा रहता बाबू। हम किसी को दिल को दुखाना नहीं चाहते हैं। ये किसका कंडीशन था, दादी का। यही कंडीशन जो दादी का वक्तव्य था, दादी का बोली था, वही दादी राष्ट्रपति के चुनाव में किया गया। मतलब जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को आपको वोट देना है। वोट किसके, अरेंजमेंट के आधार, क्रमांक के आधार पर देना। मान लीजिए कि एक को पसंद है, मान लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू अभी चुनाव लड़ी और एक यशवंत सिन्हा लड़े, तो यशवंत सिन्हा को आपको लगता है कि द्रौपदी मुर्मू लगती है कि आपको सबसे ज्यादा पसंद है, तो उनको एक लिखिए। यशवंत सिन्हा आपको दूसरा में पसंद है तो उसको उनके सामने 2 लिखिए। अगर आप तीसरा कोई व्यक्ति खड़ा होता तो उसका अगर लगता है कि उसके सामने 3 लिखिए, है ना। इस तरह से आपको क्रमांक लिखना है कि 1 2 3 4 5। इस तरह आपको वरीयता देना है कि सबसे अच्छा कौन, उससे अच्छा कौन, उससे अच्छा कौन। तो मान लीजिए कि पहला विधायक वोट देने गया तो इस तरह से गया, दूसरा विधायक गया यानी सांसद को जो भी जाए तो मान लिया कि इसको 1 दिया, इसको 2 दिया और इसको 3 दिया। इस तरह से और गया तो इसको 2 दिया, इसको 1 दिया और इसको 3 दिया, है ना। इस तरह से वोट पड़ता है किसके चुनाव में, तो राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये आपका चॉइस के आधार पर, यानी राष्ट्रपति का चुनाव क्या होता है, चॉइस के आधार पर वोट दिया जाता है। तो ये जो आम चुनाव से काफी अलग है ना। ये इस तरह से चुनाव अलग, ये जनरली क्या होता है, आम जनता जो जिसके बारे में नहीं जानते हैं तो वो कहते हैं ना कि जो ज्यादा अपने पास में विधायकों को ले लेगा वो जीत जाएगा, है ना। ऐसा कंडीशन नहीं रहता। उसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर राष्ट्रपति के चुनाव गिनती कैसे होता है ना। राष्ट्रपति का जैसे गिनती कैसा होगा, तो राष्ट्रपति अगर कोई व्यक्ति बनेगा तो उसके लिए कोटा बनाया गया। राष्ट्रपति क्या कोटा है, जितने भी वोट हैं इस दोनों का आप मिला दीजिएगा तो लगभग 11 लाख के कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए तो देख लीजिए तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ तो सामने जोड़िएगा तो 1 3 4 3 3 6 और ये कितना हो गया, 4 4 8 5 5 10 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख। पूरा जो वोट वैल्यू है, जितने भी निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, चाहे लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा का सदस्य हो या विधायक हो, सभी का वोट वैल्यू कितना हो गया, 10,86,441। तो आधा से जो अधिक लाएगा, यानी आधा से एक भी वैल्यू ले आएगा अधिक, मतलब समझिएगा, आधा प्लस 1 लाना है, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा, राष्ट्रपति बनेगा। मतलब समझिएगा कि 10 लाख वोट पड़ा है तो 10 लाख में कितना लाना है, तो 10 लाख का आधा कितना हो जाएगा, देख लीजिए तो 5,43,000 कितना हो जाएगा, तो ये लगभग 15 दूनी 16 यानी कितना हो जाएगा, तो 5,43,216 यानी जिसके पक्ष में इतना वैल्यू चल गया, यानी वोट नहीं, वोट का वैल्यू 5,43,216 वही राष्ट्रपति बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से होता है। तो बताइए इस कंडीशन में मान लीजिए कि
अब गिनती शुरू हो गया। गिनती क्या शुरू हुआ इस तरह समझिएगा। तो फर्स्ट राउंड की गिनती यानी फर्स्ट राउंड की गिनती में मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति के एक इतना यानी जो कोटा है राष्ट्रपति बनने का, नहीं आधा से एक अधिक वैल्यू आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पहला राउंड में ही अगर आधा से एक अधिक द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में अगर वोट चला गया यानी वैल्यू हो गया तो राष्ट्रपति बन जाएगी। लेकिन अगर राष्ट्रपति यानी वोट का वैल्यू है जो पहला राउंड गिनती में यानी पहले के राउंड की गिनती में किस तरह से होता, अगर मतलब नहीं होगा तो सबसे पहले देखेंगे आखिर फर्स्ट राउंड का गिनती किस आधार पर होता है। तो मान लीजिए कि इस तरह से हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि 100 व्यक्ति है, 100 लोगों ने वोट देने गया। कितने लोगों ने वोट देने गया? 100 लोगों ने। 100 लोगों ने क्या किया? वोट देने गया। तो इसमें से मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में, तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड की गिनती जब चालू होती है उसमें से ये देखा जाता है कि फर्स्ट राउंड मतलब याद रखिएगा प्रथम वरीयता, फर्स्ट राउंड प्रथम वरीयता, उसी प्रकार सेकंड राउंड सेकंड वरीयता, थर्ड राउंड थर्ड वरीयता, उसी ये याद रखिएगा। तो फर्स्ट राउंड में गिनती के समय सबसे पहले जो पर्ची है, पर्ची को पेटी में से जो बॉक्स पेटी है उसमें अलग कर दिया जाता है। अब मान लीजिए कि द्रौपदी मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू के जो द्रौपदी मुर्मू के सामने जो पर्ची में एक लिखा गया उनको द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पेटी में डाल दिया जाएगा। यशवंत सिन्हा के पक्ष में जो मान लीजिए कि एक डाला गया है सामने तो उनको अलग कर दिया। इस तरह से अलग पहला राउंड में क्या किया जाता है, तो सबसे पहले जो प्रथम वरीयता के वोट हैं जिनके नाम के पहले एक है उनको पक्ष में अलग अलग कर दिया जाता है। तो अलग हो गया। अगर उसके बाद गिन दिया जाता है वोट का वैल्यू, अगर आधा से एक अधिक हो गया तो राष्ट्रपति वहीं बन गए। लेकिन मान लीजिए अगर आधा से अधिक वोट वैल्यू नहीं मिल पाया तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में तो सेकंड राउंड की गिनती चालू हो जाएगी। किस राउंड की? सेकंड राउंड की। और सेकंड राउंड में क्या किया जाता है अब समझिएगा। यहाँ से मेन बहुत टफ सेक्शन है, यहीं से मेन समझना है आपको। सेकंड राउंड की गिनती में क्या होगा, तो मान लीजिए कि कुल एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए कि 100 लोगों ने वोट दिया, मान लिया, तो किसमें कितने व्यक्ति है? ए बी सी, 3 व्यक्ति खड़ा है। 3 में से मान लीजिए कि इसको मिल गया कितना? 40, 30 और इसको कितना मिल गया? 20। 3 व्यक्ति खड़ा है। पहले व्यक्ति को कितना मिला? 40 लोगों ने वोट दिया, 30 लोगों ने, इसको 60 ने। तो बताइए इसमें से किसी व्यक्ति को बहुमत मिला। बहुमत के लिए कितना चाहिए था? 50। वोट वैल्यू 100 है और 50 51 चाहिए था, तो 51 किसी के पक्ष में नहीं आया। तो इस कंडीशन में सेकंड राउंड की गिनती होगा। सेकंड राउंड में क्या किया जाएगा, तो सेकंड राउंड में अभी आपको बताएं कि सेकंड राउंड मतलब सेकंड वरीयता। तो तो सबसे पहले जो सबसे कम वोट है उसको पर्ची को अलग उसको देखा जाएगा। जो सेकंड राउंड है, सॉरी, जो सबसे कम जिसके पास वोट का वैल्यू है उसको जो राष्ट्रपति के चुनाव में उसको वहां से उसको रद्द कर दिया जाएगा कि यह व्यक्ति राष्ट्रपति का नहीं चुनाव लड़ेगा। तब क्या किया जाएगा, जो सबसे कम जिसके पास वोट का वैल्यू आएगा उसके पर्ची को ये देखा जाएगा कि जो उसके पर्ची में दूसरा क्रमांक दूसरा वरीयता में किसको वोट दिया गया है। मतलब समझिएगा, मान लीजिए देख लीजिए कि ये 3 व्यक्ति, 3 को मान लीजिए कि पर्ची से आपको इस तरह से कितने व्यक्ति ने वोट दिया। मान लीजिए कि इस व्यक्ति इस तरह के आधार पर 1 3 मान लीजिए कि ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी है ना, इस तरह से। तो मान लीजिए कि इस तरह से 1 2 3 1 2 1 सॉरी 3 1 2 3 1 2 3। अब देखिए यहाँ में फर्स्ट वरीयता किससे दिया गया है? ए को। तो इसमें ये नहीं किसका वोट हो गया, तो ये वोट हो गया ए वाला का। इसमें देखिए तो इसमें बी को वाला था, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए सी को ए दिया गया है। तो इसमें जो पर्ची में एक सी के सामने एक रहेगा उसी में देखा जाएगा। जिस पर्ची में सी के सामने एक रहेगा उसमें देखा जाएगा कि जो सी वाला पर्ची में किनको वोट दिया गया है, मतलब दूसरा वरीयता किसको दिया गया है। तो मान लीजिए इसमें देखिए दूसरा वरीयता किसको दिया गया है, तो बी के पक्ष में। तो ए बी सी, तो इसमें 1 वोट मिल गया इसको। अब इसका गिनती कितना हो जाएगा, तो देखिए इसमें अभी कितना था, तो बी 30 प्लस ये देखिए इसमें यानी कि सी के सामने एक में दूसरा जो लिखा रहेगा उसको सामने उसी को वोट दिया जाएगा। जैसे देखिएगा सी में देखिए इस पर्ची में
सी के सामने 1 है, तो इसी में देखा जाएगा कि इस पर्ची में, इस बैलेट पेपर में दूसरा जो क्रमांक है, दूसरा वरीयता किसको दिया गया। तो इसमें देखिए 2 किसके सामने लिखा गया, बी को, तो इसका वोट का वैल्यू किसमें अब ऐड हो जाएगा, गिनती जुड़ा जाएगा, तो बी में जोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार मान लीजिए फिर देखिए इस पर्ची में, देखिए इसमें भी 1 किसको दिया गया, सी में, तो जिस पर्ची में सी के सामने 1 रहेगा उसमें देखा जाएगा कि दूसरा वरीयता सी के वोट यानी सबसे कम वोट जिसका वैल्यू है उसी में सेकंड वरीयता देखा जाएगा। तो इसमें देख लीजिए कि इसमें भी 2 का, तो मान लीजिए कि इस तरह से जोड़ने पर आ गया यानी कि 8, मान लीजिए यानी कि इसमें कुल कितने लोगों ने शामिल, यानी कि 20 लोगों को, 20 वैल्यू, 20 लोगों ने क्या किया कि सी को वोट दिया, तो 8 लोगों ने किया, इसमें देखिए 40 था, 40, उसके बाद इसके पास कितना था, तो 10, 20, 30, 20, 50, 90 ही हो रहा ना जी, 30, 20, 50, 90, मान लीजिए कि यहाँ 90 वोट था, क्या था 90 है ना, मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है, ये आपको बताने के लिए बता रहे हैं। तो इस तरह से देखिए तो बी हो गया। तो मान लीजिए कि 8 लोगों ने, जो सी का गिनती हम लोगों ने शुरू किया है सेकंड राउंड में, उसमें 8 जो लोग था, यानी 8 किसको वोट दिया था, बी दूसरा क्रमांक में बी का, और इसमें बच गया कितना, 12, तो 4 लोगों ने मान लीजिए, इसमें मान लीजिए कि इसमें भी मान लीजिए कि 8 लोगों ने किसको वोट दिया था, इसको, और बाकी जो 20 बच गया होगा है ना, इसमें मान लीजिए कि 12, क्योंकि जोड़ जोड़ के लाना है हमको, 20 ही लाना है। तो मान लीजिए कि 20 पर्ची ऐसा निकला, 20 पर्ची ऐसा निकला जिसमें से 12 लोगों ने किसको वोट दिया, 12 लोगों ने किसको वोट दिया, तो सी का, तो किसको दूसरा स्थान पर, तो इसमें बी में जोड़ देंगे, और 8 जो था वो किसमें जोड़ दिएगा, तो इस तरह। तो बताइए इसमें जोड़ने पर इसको 48 आ रहा, 30 और 12 42, और सी तो अब राउंड गिनती से बाहर ही हो गया। तो इस कंडीशन में अभी कितना चाहिए था, देख लीजिए यहाँ चाहिए था 90 ना, तो इस कंडीशन में देखिए राष्ट्रपति 90 है तो 46 चाहिए, तो इसको 48 हो गया, तो इस राष्ट्रपति बन गया। अगर मान लीजिए कि इस कंडीशन में अगर नहीं होता, मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति का दूसरा राउंड में भी अगर किसी को पूर्ण बहुमत, मतलब आधा से अधिक एक वोट का वैल्यू न मिलता, तो उसमें तब हम लोग थर्ड राउंड चलते। थर्ड राउंड में क्या किया था, तो जिसके कम वोट है निश्चित, तो अब सेकंड राउंड में खत्म कर दिएगा। अब बी पर गिनती शुरू होता, बी में अब क्या किया, जो बी में गिनती बच यानी इसी में गिनती शुरू होगा, 20-30 पर्ची को उठाया जाएगा, और इस 30 पर्ची में देखा जाएगा कि थर्ड राउंड की गिनती शुरू कर रहे हैं। तो थर्ड राउंड में ये देखा जाएगा कि थर्ड राउंड में तीसरा वरीयता आखिर किसको दिया गया है ना, थर्ड राउंड में ए को दिया गया कि नहीं। तो मान लीजिए कि अगर ए को 8 दिया रहा है, अगर उस कंडीशन में ए को बहुमत मिल गया, यानी आधा से एक अधिक वोट का वैल्यू आ गया, तो उस कंडीशन में एक राष्ट्रपति बनेगा, यानी जो भी जिसका वैल्यू आएगा। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी हस्तांतरण किया था, यानी एक वोट का वैल्यू, यानी एक प्रत्याशियों का वैल्यू को वोट का हस्तांतरण किया था। इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव को हम लोग क्या कहते हैं, एकल हस्तांतरण, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली, क्या कहते हैं हम लोग, एकल हस्तांतरित मत प्रणाली। ये होता है राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में एक समानुपातिक प्रणाली का यूज किया जाता है, और दूसरा एकल हस्तांतरित मत प्रणाली, मतलब अगर बहुमत नहीं मिला तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं कि फिर से चुनाव होगा, नहीं, सेकंड राउंड की गिनती शुरू होगा। सेकंड राउंड में अगर बहुमत नहीं मिला, यानी कोटा पूरा नहीं हुआ, आधा से एक अधिक वोट का वैल्यू ज्यादा, तो थर्ड राउंड की गिनती शुरू होगी। उस कंडीशन में जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन पाता तब तक वो गिनती चालू रहेगा, है ना, कंटिन्यूटी। तो इस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इतना डीपली आपको पढ़ा दिए हैं कि राष्ट्रपति का जो वोट का गिनती कैसे होता है, चुनाव कौन करता है, कि वोट कैसे होता है, इसका गिनती कैसा हो। इस तरह से एक भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है ना। तो अगर ये वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर नया स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। इस तरह से वीडियो को इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।